morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today in ECIPL we are starting with a fresh new chapter in CS Executive Module 2 ECIPL. The chapter which we are starting is Law Relating to Benami Transaction, which is we are going to talk about Benami Transaction Act 1988, talking about prohibition of Benami transactions. So students, let's start with this chapter. So ECIPL lesson is Law Relating to Benami Transactions and Prohibitions, CS Executive Module 2. And this is the first PPT which we are doing. So students, अभी ECIPL में ये जो चैप्टर है लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजेक्शन और इस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट एक्ट, बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाई दिस एक्ट वाज इनैक्टेड एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स फॉलोइंग, हमें पहले ये समझना है कि ये बेनामी ट्रांजेक्शंस होता क्या है. What do you understand by these Benami transactions? ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और इनको प्रोहिबिशंस क्यों लगाए गए हैं और ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद very basic of this act with the name itself, that is Benami. What do you mean by Benami? देखो ट्रांजेक्शन का मतलब तो हमें पता है कि कोई भी आप कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ काम करते हो, that's a transaction. What is Benami transaction? It means without name. It means without name. अच्छा देखिए, आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, अभी आप कोई भी एक्ट समझ रहे हैं, उसके सेक्शंस पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जब तक कोर नहीं समझोगे, उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि एक्ट आया क्यों था, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको लर्न करना और समझना. ठीक है, अभी क्रैमिंग करके सीधा रट के आप चले जाएंगे तो रटा हुआ कितना समय तक याद रहेगा आपको. लेकिन अगर कोई चीज समझ के जाएंगे कि हाँ ये एक्ट क्यों बना था, जब हमारे टीचर्स ने बेनामी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करी थी तो उसके पीछे ये लॉजिक है, राइट. तो वो चीज आपको कभी भूलेगा नहीं, राइट. अभी देखिए, सपोज ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम है कोको. ठीक है, क्या करूं, मुझे ना नाम नहीं समझ में आते, कुछ नाम सजेस्ट कर दिया करो. ये पर्सन है, इसका नाम है कोको. अभी क्या है ना, ये कोको जॉब करता है. ठीक है, जॉब करता है और सैलरी कमा रहा है, घर चला रहा है अपना, सब कुछ जैसे जीवन निर्वाह कर रहा है कोको. अभी कोको ना कुछ 1-2 साल से ना ब्राइब लेना शुरू कर रहा है. ठीक है, सपोज ये एक ऐसे लेवल पे काम करता है, जॉब कर रहा है जहां पे ना ऐसे काम भी हो रहे हैं जहां पे ब्राइब लेके काम करा रहा है. ठीक है, अभी ब्राइब शब्द सुन के ना तुम्हें क्या ध्यान आता है? फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर दिस वर्ड ब्राइब सुन के आपको ध्यान आता है कि रिश्वत, कोई ऐसा काम जो लीगल नहीं है, ऐसा चीज जो अलाउड नहीं है, ऐसी चीज जिसकी अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है, ऐसी चीज जो आप फेवरिज्म करके अपनी पॉकेट भर के फेवरिज्म कर रहे हो किसी को. ब्राइब सुन के हमें ये सब ध्यान आता है. एंड ब्राइब इज नॉट अ लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है ना. अब ये जो कोको है, इसको जो जॉब की जो सैलरी मिल रही है, ये बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल प्रेजेंट कर सकता है कि ये मेरा पैसा कहां से आया. लेकिन ये वाला पैसा तो एक तरीके से ब्लैक मनी हुआ ना. तो कोको ले रहा था ब्राइब. ठीक है, बड़े समय से ब्राइब ले रहा था. और अब ब्राइब क्या होता है? ब्राइब तो बोलते ना 2 नंबर का पैसा है और लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं इसका डिस्क्लोजर नहीं होता है. सो ये पैसे को ना लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप इसको खर्च कर दो. आप अपने पास तो नहीं रख सकते ना घर पे कि ब्राइब लेके घर में तुमने पैसे इकट्ठे करे हुए हैं. तो आप जनरली जो एक इंसान होता है, वो जब ये ब्लैक मनी का जो पैसा होता है, या जो वो पैसा जिसके लिए उसको नहीं पता कहाँ से आया है, वो नहीं प्रूव कर सकता सोर्स ऑफ इनकम, उस पैसे को वो खर्च करने की कोशिश करता है. अभी अगर ये खर्च करेगा और अगर सपोज ये ब्राइब इसके पास है, 10 लाख रुपए की ब्राइब पड़ी है. ठीक है, मतलब पैसा इतना इकट्ठा हुआ कि 10 लाख रुपए इसके पास, ये एक बोलो ना आप ब्लैक मनी ब्राइब का पैसा ये पड़ा हुआ है इसके पास. अब कोको सोच रहा है कि देखो, इससे पहले इनकम टैक्स या कोई भी क्वेश्चनिंग मुझे हो जाए, आई शैल स्पेंड दिस मनी. ठीक है ना. तो कोको ने सोचा लेट्स स्पेंड दिस मनी. तो अब कहाँ खर्च करे पैसे? तो कोको ने कहा कोई नहीं, गाड़ी आई है, कोई नई गाड़ी खरीद लेता हूँ, टाटा की, मारुति की, 10 लाख रुपए की, एंड लेट्स बाय अ कार. तो कोको का आइडिया अच्छा है भाई, गाड़ी खरीद लो. पर ये आइडिया फ्लॉप भी हो सकता है, क्योंकि जब आपके ऊपर छापा पड़ेगा तो आपकी गाड़ी में भी तो क्वेश्चन आएगा ना, गाड़ी कहाँ से ली, गाड़ी 10 लाख की है तो ये पैसा कहाँ से आया. अगेन फंस गए ना, कोको फंस गया.
पैसा खर्च करना चाहता था, तो गाड़ी खरीद ली, एंड गाड़ी का भी तो फिर अकाउंटेबल हो सकता है ना कि भाई आप पैसे कहाँ से आए आपके पास गाड़ी के। आपकी अगर सैलरी इतनी है और आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, आपने कहीं से लोन नहीं लिया, ये पैसा आया कहाँ से वेंडर को देने के लिए। तो कोको ने क्या करा, अपने घर पे काम करने वाला एक कर्मचारी, मतलब अपने घर पे कोई हाउस हेल्प इसके काम करता था, ठीक है ना, इसका नाम था रामू काका। ठीक है, बड़ा कॉमन नाम है ना, कितनी सारी पुरानी पिक्चर्स में यूज होता था रामू काका, रामू काका। मतलब किसी इंसान का अगर नाम होगा रामू, तो अपना नाम ही चेंज कर देगा कि अरे, तो रामू काका। तो एक दिन ना ये कोको गया रामू काका के पास, रामू काका को बोला कि रामू काका मैं ना आपको एक गाड़ी खरीद के दे रहा हूँ। अभी रामू काका क्या है, थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन है, ऐसा ओल्ड एज इतना 90 इयर्स नहीं, बट समझ लो एक लाइक 60-65 इयर्स ओल्ड है। इनके घर में काफी समय से काम कर रहा है, तो इसको भरोसा है रामू काका पे, कहीं नहीं भागेंगे रामू काका, इनका पूरा बैकग्राउंड पता है कोको को। तो कोको ने कहा कि रामू काका आई विल बाय अ कार इन योर नेम, सो आई नीड योर आईडी प्रूफ। तो रामू काका बड़ा खुश हो गया, रामू काका को लगा कि अरे ये कोको सर तो मुझे लगता है इतने समय से मैंने यहाँ काम किया है, इनकी सेवा करी है, तो मुझे शायद अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं कुछ ऐसा। बट कोको ने भ्रम दूर कर दिया बोलकर कि देखो रामू काका आपके नाम पे गाड़ी ले रहा हूँ, उसको कुछ भी घुमा दिया किसी बात पे ऐसा ऐसा, और यूज तो मैं ही करूंगा ये गाड़ी। तो रामू काका का थोड़ा सा क्रैश हो गया, मतलब जो सपना वो एकदम सोच रहे थे। पर कोको ने बोला कोई नहीं, आप मेरे ड्राइवर बन जाना, जहां मुझे जाना होगा आप वो गाड़ी मेरे को लेके जाना, कोई नहीं, आप भी कभी कभी यूज कर लेना, नो प्रॉब्लम। आप इतने पुराने काम करने वाले हैं हमारे घर पे। तो रामू काका और कोको के बीच में ये वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, ठीक है। अब ये गाड़ी जो रामू काका के नाम पे है, कल को अगर छापा पड़ गया तो रामू काका को पूछा जाएगा ना, भाई तुम रामू काका, तुम यहाँ पे किसी और के घर में रहते हो और यहाँ पे काम करते हो, और ये गाड़ी किसकी है? ठीक है, अगर कोको के घर पे छापा पड़ा तो कोको बोलेगा मेरी गाड़ी नहीं है, ये तो मेरे सर्वेंट की गाड़ी है, वो यहाँ पे छोड़ गया था। तो भैया यहाँ पे भी दिमाग सनकेगा कि सर्वेंट की गाड़ी या फिर आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि मैम कोको को बोलो कि अपने किसी फ्रेंड के नाम पे ले ले, फ्रेंड तो खरीद सकता है ना गाड़ी, तो फ्रेंड के नाम पे ले ले। हाँ तो भैया ऐसा फ्रेंड भी होना चाहिए ना, फ्रेंड कौन इतने भरोसेमंद फ्रेंड होते हैं जो तुम्हारे नाम पे गाड़ी ले लें? नहीं कर सकते। तुम्हें अगर कोई बोले तुम्हारा फ्रेंड कि भाई तेरे नाम पे गाड़ी ले रहा हूं मैं, यूज मैं करूंगा, मैं बेनिफिशियरी हूँ, तो आपका भी दिमाग आएगा ना कि भाई क्यों मेरे नाम पे क्यों ले रहे गाड़ी, यू बाई इट इन योर ओन नेम, राइट। तो ये चीजें जो होती है ना, लोगों का जो ये तरीका है अपने ब्लैक मनी को एक्सपेंड करना, दूसरे के नाम पे वो चीज ट्रांजेक्शन करना, दूसरे के नाम पे वो प्रॉपर्टी लेना, दैट ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज बेनामी ट्रांजेक्शंस, राइट। एंड व्हाई दीज पीपल आर डूइंग दैट, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों अपने किसी रामू काका या अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार या किसी फिक्टिशियस नेम पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ब्लैक मनी। कहानी कहां से शुरू हुई थी कि ये जो कोको है इसके पास पैसा है, ब्लैक मनी है, अब इसको कहीं स्पेंड करना है, अपने नाम पे स्पेंड करेगा तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कि पैसा कहां से आया है, पैसा ही तो छुपाना चाहता है, ठीक है। तो इस पैसे को ब्लैक मनी को स्पेंड करने के लिए वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करेगा जो अपने नाम में नहीं करेगा, दूसरे के नाम पे करेगा, और वो ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाएगी? बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी, राइट। अब ऐसी चीजें लोग करेंगे तो फिर लॉ को तो मजबूत होना पड़ेगा ना, लॉ तो आएगा फिर मजबूती से, सो दैट ये सारी चीजें ना हो सके। अगर ये रास्ता रुक गया, प्रोहिबिशन लग गई इस चीज पे, अगर लॉ इस चीज पे मजबूत हो गया कि भाई कहां से आई ये प्रॉपर्टी, क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे पे, तो इंसान डरेगा ना, ये पैसा स्पेंड या बेनामी ट्रांजेक्शन करने से डरेगा, ये ट्रांजेक्शन करने से डरेगा, तो ब्राइब लेने से डरेगा। इवेंचुअली जो चीजें करप्टिंग है, जो चीजें इलिजिटिमेट है, इलीगल तरीके से अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो ये इन प्रॉब्लम्स को एक स्टॉप देने के लिए बहुत जरूरी है। सो देख रहे हो ये एक्ट, ये बेनामी ट्रांजैक्शन का प्रोहिबिशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन हो गया, ये एक्ट मजबूती से इंप्लीमेंट हो गया, तो वहीं पे लोग ब्लैक मनी, ब्राइब, मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ चीजों से रुक जाएंगे ना। समझ लो, जब दरवाजा बंद हो गया, वो रास्ते पे जाने का दरवाजा ही बंद हो गया, तो उस रास्ते पे चलोगे कैसे?
तुम्हें पता है आगे आगे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन पहले ये चीजें बहुत हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। 1988 में ये एक्ट आया था, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशंस एक्ट, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर थी, बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं था ये एक्ट। एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन इसका अच्छा नहीं था। 2011 में अमेंडमेंट आई, वो भी इतना खास रोल प्ले नहीं करा जितना 2016 की अमेंडमेंट ने करा। So Benami Transaction Amendment Act 2016 has actually brought all the strength in this act. राइट सो समझ लो जैसे होता है ना एक बॉडी में सोल आ गया हो, तो वो इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद आएगा 2016 के बाद। ठीक है, चलो एक्ट के बारे में तो फिर भी बाद में बात करेंगे। अभी तुमको समझ में आया कि ये जो गाड़ी है बेनामी ट्रांजेक्शन है, बेनामी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर ये बेनामी है, बेनामी ट्रांजेक्शन है ये। और गवर्नमेंट कह रही है इसी को रोकना है हमें, क्योंकि ये रुक गई बेनामी ट्रांजेक्शंस तो वो सारे इलेजिटिमेट तरीके रास्ते रुक जाएंगे लोगों के। ठीक है, अभी हमने देखो बहुत सारी बातें या मूवीज या सीरीज या कहीं सुना है न्यूज़पेपर या न्यूज में कि लोग स्मगलिंग करते हैं, लोग टेररिज्म के लिए फंडिंग करते हैं, एंड ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल गलत है, एंड लोगों को ये पैसा मिल रहा है फ्रीली और वो कर पा रहे हैं, इसलिए सारे एक्शंस आगे बढ़ रहे हैं। कहने को ये ट्रांजैक्शन दिख रही है तुमको और ये एक्ट दिख रहा है, पर ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट? तो ये चीजें वहीं पे फुल स्टॉप आ जाएंगी जहां पे एक्ट मजबूती से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट बेनामी ट्रांजैक्शन इज, यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज द रियल ओनर ऑफ द कंसिडरेशन। पैसा तो ये दे रहा है ना कोको। रामू काका क्या कर रहे हैं बेचारे का, सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ है रामू काका का, पैसा भी कोको का, बेनिफिशियरी भी कोको है, गाड़ी तो कोको ही यूज कर रहा है ना, रामू काका बेचारा तो यूज नहीं कर रहा, वो तो सब्जियां खरीदने नहीं जा रहा ना इस गाड़ी में, ये तो कोको ही है जो घूम रहा है इस गाड़ी में। ठीक है ना? तो ऐसी चीजों को रोक देने के लिए, ऐसी चीजों को रोक देने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशंस एक्ट बनाया गया। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस एक्ट। जस्ट अ सेकेंड, जरा ड्राइंग हटा दें कोको काका की, कोको काका, लेट्स यू चलिए। बेनामी मीन्स विदाउट नेम। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट दैट प्रोहिबिट्स बेनामी ट्रांजैक्शन। तो हमें इस एक्ट के नाम से पता चल रहा है कि ऐसा एक्ट है इंडियन पार्लियामेंट द्वारा जो पास हुआ है जो प्रोहिबिट कर रहे हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस को। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016, ये भी मैंने तुमको बताया अभी। अभी देखो जब ये एक्ट बना था ना बेचारा, इसमें बहुत ही कम सेक्शन से, 8 सेक्शन से रादर, उसके बाद भी खास इंप्लीमेंटेशन नहीं थी, एग्जीक्यूशन नहीं थी, कुछ भी, मतलब समझ लो एक लाइफलेस एक्ट था, मतलब सिर्फ बना दिया गया लाइक दैट, राइट? हालांकि देखो इंडिपेंडेंट इंडिया में बना ये एक्ट 1988 में बना, तब भी इसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी वो इतनी खास हुई नहीं। कानून देखो बहुत है हमारे देश में, कानून बहुत है, लेकिन कानून जब तक मजबूती से इंप्लीमेंट नहीं होता तब तक चीजों का रूट कॉज पे कैसे काम करा जा सकता है। लेकिन 2016 में दैट रेवोल्यूशन केम विद दिस एक्ट। The act amended in 2016 and it is a very important revolution with respect to Benami transactions. So what does the act do? Act में है क्या ऐसी चीज? Act prohibit कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू वन पर्सन फॉर कंसिडरेशन पेड बाय अनदर पर्सन। ये समझ में आ रहा है? देखो जब तुम्हें कोर समझ में आ गया, कोको ने क्या करा था? कोको, मिस्टर कोको ने was the person who paid the consideration. उसी ने दिया ना 10 लाख रुपए, कोको ने दिया ना 10 लाख रुपए। नाम किसके था? किसके नाम पे प्रॉपर्टी थी? काका, रामू काका। तो ये एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को टू वन पर्सन, लेकिन कंसिडरेशन दिए दूसरे इंसान ने। सो नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं चलेगा, ये बेनामी ट्रांजेक्शंस मानी जाएंगी और ऐसी ट्रांजेक्शन पे प्रोहिबिशन लगाता है ये एक्ट, राइट? अच्छा एक बात सोचो, अगर 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 जैसे अभी क्या है ना, अभी मेरी 10th एनिवर्सरी आ रही है, मतलब 10th मैरिज एनिवर्सरी, एंड आई टेल माय हस्बैंड, वैसे तो बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा पर सुन लो, आई टेल माय हस्बैंड कि यू नो आई वांट अ विला, आई वांट अ प्रॉपर्टी, आई वांट अ विला। अब वैसे तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जाएगी, बट ठीक है, अब मैं उसको बोलूँ कि देखो तुम यू नो यू लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट, आई वांट यू टू गिफ्ट मी दिस प्रॉपर्टी इन माय नेम, राइट? It's our 10th anniversary and I want you to, you know, take this property in my name. ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे खरीद लो, ये जो तुम विला खरीद रहे हो ये मेरे नाम पे खरीद लो। So I know my husband will not have any problem. He trust his spouse, तो उसने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ले ली।
अब मेरे पास तो पैसा नहीं है 50 लाख रुपए, ठीक है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, उसने अपने पैसों से, अपने कंसिडरेशन तो उस पर्सन ने दी ना, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ली। तो अभी तो हमने कोको काका वाला केस सुना। अब वहां कोको ने पैसे दिए थे, नाम पे था काका के, यहाँ पे आपके हस्बैंड ने पैसे दिए, नाम है आपके प्रॉपर्टी, तो ये ट्रांजेक्शन भी क्या बेनामी है? नो, वो कोको काका वाज सर्वेंट एंड मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे है हस्बैंड वाइफ, तो देयर इज एक्सेप्शन, यू अंडरस्टैंड। तो और ऐसी एक्सेप्शन के बारे में आगे सुनेंगे हम। तो इससे पहले मेरे को तो आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आ जाए कि क्या एक पर्सन अपने स्पाउस के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते? स्पेंड वो कर रहे हैं पर नाम बच्चों का या स्पाउस के नाम पे। See, spouse doesn't mean only wife. I hope you understand. Spouse is vice versa. कल को if I have to buy a property in my husband's name, so that is I am taking property in my spouse name, right? तो वो अलाउड होता है, वो बिल्कुल अलाउड है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, सो घबराने की जरूरत नहीं है। That allows the government to recover property held बेनामी without paying compensation. अभी कहीं ये ना नहीं होता, पापा के पास भाग रहे होते तो पापा मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी मत ले लेना, बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। नॉट लाइक दैट, देयर आर एक्सेप्शन। तो पहले समझिए ये एक्ट जो है बिल्कुल प्रोहिबिट कर रहा है तुम्हें कि तुम खुद कंसिडरेशन देके किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहली चीज, ये एक्ट अलाउ कर रहा है गवर्नमेंट को। हालांकि जब ये 1988 में एक्ट आया था ना, तो इतनी पावर्स दी नहीं गई थी गवर्नमेंट को, लेकिन 2016 में काफी चीजों का रेवोल्यूशन आया, पेनल्टी बढ़ी, सेक्शंस बढ़े, बहुत सारी चीजें एम्पावर कर दिए गए, काफी सेक्शन से एम्पावर किया बहुत सारे अथॉरिटीज को, राइट। तो एक्ट ने अलाउ करा गवर्नमेंट को कि जो भी बेनामी प्रॉपर्टी हो उसको कॉन्फिस्केट कर ले, उसको रिकवर कर ले, क्योंकि वो क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग एनी कॉम्पनसेशन। दैट पनिशेस पीपल हु एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स, वो तुम पढ़ेंगे, राइट। सो व्हाई बेनामी ट्रांजैक्शंस, व्हाई पीपल आर डूइंग बेनामी ट्रांजैक्शंस, क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने बहुत ही सरल तरीके से, कानून ने तुम्हें बोला है कि जो तुम कमा रहे हो, ठीक है, उसको स्पेंड करो अपने नाम पे, दूसरे के नाम पे नहीं। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या रीजन हो सकता है? Why somebody would spend their money to buy a property for another, to buy a property in other person's name? अब आप बोलोगे मैम गिफ्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, गिफ्ट नहीं दे सकते, होते हैं अमीर लोग, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी नाम पे देते हैं, राइट। अब बड़ी बड़ी लोगों की बहुत ही अल्ट्रा रिच लोगों की शादियां होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग गाड़ी गिफ्ट करते हैं, घर गिफ्ट करते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। सो उसके लिए गिफ्ट डीड बनती है, दैट इज अ लेजिटिमेट वे अगेन। बट इफ यू आर इफ देयर इज एनी, अब देखो जैसे वो मास्टर कोको और काका वाला केस था, कोई अपने सर्वेंट के नाम पे गाड़ी क्यों खरीदेगा? दाल में कुछ काला है ना। सो आपको अगर ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है ठीक है तुमने ले लिया, तुमने पैसा दिया, किसी के नाम पे तुमने प्रॉपर्टी ले ली, नो प्रॉब्लम, वी वांट टू नो द सोर्स ऑफ मनी। इफ द सोर्स ऑफ मनी इज लेजिटिमेट एज पर लॉ एंड वैलिड, ऐसा कुछ इलीगल नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, गिफ्ट करो जिसको जो गिफ्ट करना है तुम्हें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन व्हाई बेनामी ट्रांजैक्शन, व्हाई सच ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट? मे बी बिकॉज ऑफ करप्शन, मे बी बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक्ट है आपके कोर्स में, जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की बात होती है। तो आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में लाना चाहते हो, सो ये पर्पस हो सकता है। ब्लैक मनी आपके पास है, ये पर्पस है। करप्शन का पैसा है, ब्राइब है, ये रीजन हो सकते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन करने के लिए, राइट। नाउ दिस पर्सन देखने में बहुत शरीफ लग रहे हैं, बट इन्होंने करा है बेनामी ट्रांजैक्शन। इन्होंने जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का, इन्होंने पैसा दिया है ये दूसरे पर्सन को जो बेनामीदार है। मतलब इसको बेनामीदार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये ले रहा है, ये पर्सन क्यों ले रहा है? अभी तुमने बात करी ना कोको काका वाला केस, तो समझ लो यही कोको है एंड ये रामू काका है, ठीक है ना। तो रामू काका विल बी कॉल्ड एज अ बेनामीदार, ठीक है, क्योंकि उनके नाम पे ये बेनामी ट्रांजैक्शन करी गई है, इनके नाम पे, बेनामीदार के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ठीक है। हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया था, यहाँ घर का एग्जांपल है। लेकिन आप एक बात बताओ कि क्यों ऐसा, आपने पैसा क्यों दिया सामने वाले को और उसके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों ली? अगर क्यों का जवाब है, पैसे का सोर्स का जवाब है, तो नो प्रॉब्लम, ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन अगर ये बेनामीदार जो इंसान है, इसका तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हें सोर्स ऑफ ये पैसे का कुछ अता पता तुम
शो नहीं कर पा रहे हो, so definitely it's a benami transaction and you will attract a penalty. So this person, the real owner of the property, the real owner of the money, is giving money to another person to buy a property, right? And that another person is called as benamidar. In that case, ये रियल ओनर क्या है, ये मेन बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिट ले रहे हैं प्रॉपर्टी का, बट नाम किसका, दूसरे का। तो ये क्यों, ऐसा क्यों करा गया? ऐसा तो आप खुद सोचो ना, ऐसा तभी करा जाएगा जब ये पैसा आपके पास बहुत फालतू है, ब्लैक मनी है, आपके पास एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर एक कायदे से सोचा जाए, कानून तुमसे क्या चाहता है, व्हाट गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम यू, गवर्नमेंट वांट्स फ्रॉम यू इज कि आपके पास आप जो पैसा कमा रहे हो उसको स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्स दो। आप या तो टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, या तो आप वही ब्लैक मनी है आपके पास। देखिए, टैक्स बचाने के टैक्स प्लानिंग भी है हमारे देश में, आप प्रॉपर्ली अपने टैक्स को प्लान कर भी सकते हो कि आपको कम देना पड़े, राइट? बट ऐसा लमसम अमाउंट किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेना, राइट? तो ये तो फिर कुछ बड़ा घपला है आपका। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को अगर रोक लगा दी तो लोग ब्लैक मनी रखने से डरेंगे, तो लेंगे भी नहीं। तो अल्टीमेटली जो करप्शन जैसा जो एक बोला जाता है ना, करप्शन इज ऑल्सो रूट कॉज फॉर सो मेनी प्रॉब्लम्स। वो बड़ी जब करप्शन कम हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स भी जो है वो भी कम होती दिखेंगी आपको, राइट? सो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट इज दैट एक्ट which is actually a revolutionary for correcting few problem, few evils in our country, right? अच्छे से अगर ये implement हो जाए तो। The term benami, which was aligned to statutory law during the colonial regime and in early days of republic, was known in the legal parlance of lawyers, right? तो ये बेनामी शब्द ना पहले इतना लाइमलाइट में था नहीं, उस समय भी 1988 में एक्ट बना दिया गया, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया, दैट वाज नॉट रियली नोन वेल, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उसके अलावा काफी लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी खास थी नहीं। मोहम्मदन लॉ में भी इसको कॉमनली फर्जी की तरह रेफर करा जाता है, जो एक अरबिक वर्ड से लिया गया, फर्ज। सो फर्जी ऑल्सो मीन समथिंग दैट इज फर्जी जैसा फर्जी तो पिक्चर भी देखिए तुमने, देखिए ना मूवी फर्जी समथिंग धोखा, विच इज रिलेटेड टू something that is not known, something that is wrong, something that is illegal, something that is not valid। फर्जी, ये तो फर्जी पेपर है। फर्जी पेपर मतलब ये गलत पेपर है, ये लॉ के हिसाब से नहीं है, ठीक है? Over the passage of time, this nebulous concept appeared in cases without much clarity with respect to its basic contours। तो देखिए, कह रहे हैं कि बहुत ही बेसिक चीज जब ये कोर्ट में आई बातें, देखिए आप कभी आपने सुना होगा लॉ बनने का भी एक प्रोसेस होता है। हाँ, हमने सुना है मैम, बिल होता है, पास होता है, एक्ट बनता है, ये तो है ही, लेकिन ये तो एक लीगल प्रोसीजर है। बट कोई भी एक्ट या कोई भी कानून जब बनता है ना, कोई दिक्कत देखी जाती तो अभी कोई प्रॉब्लम ऐसी अराइज ही नहीं हुई तो उस कानून की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे हैं? अभी जैसे आप लोग सपोजिंगली फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर मेरी वीडियो का मिसयूज करके अपने नाम पे बेचे, तो फिर मैं कुछ फिर ऐसा सॉफ्टवेयर में अपने वीडियोस लाऊंगी और यूट्यूब पे नहीं लाऊंगी, क्योंकि इसका इलेजिटिमेट यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो जब तक कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही तब तक मैं कुछ नहीं ऐसा कानून ला रही या कुछ कर रही हूँ। तो क्या है ना, सून आफ्टर लाइक इंडिपेंडेंट इंडिया, ये देखा गया, काफी ऐसे केसेस देखे गए जहां पे ये चीजें देखी गई, लोगों ने एक लेवल के बाद करप्शन को छुपाने के लिए ये ट्रांजेक्शन्स करने लग गए, बेनामी ट्रांजेक्शन होने लग गए। इनफैक्ट यहाँ तो कोको काका का एग्जांपल दिया था मैंने, कितने लोग तो ऐसे नाम पे प्रॉपर्टियां खरीदते थे जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब रामू काका जिंदा तो है, कम से कम काम तो कर रहे हैं उनके घर पे, लेकिन ऐसे लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होती है जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब इस दुनिया में ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसी चीजों को पकड़ने के लिए और इन रूट कॉजेस को, करप्शन को कम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। The first view, conceptually, there are two views which arise in the doctrine of Benami. The first view is that Benami Dar does not hold title over the property, and the second view is that although the title passes to the Benami Dar, he holds in trust.
वही अभी अभी देखो, अभी जो हम कोको और काका वाला केस कर रहे थे, रामू काका पे भरोसा था ना, उसको पता था कोको को कि ये मेरे घर पे काम करते हैं, 10-15 साल हो गए और इनका बैकग्राउंड, इनका कोई बच्चा बच्चा कोई नहीं है, कहीं जाते नहीं है, यहीं पे रहते हैं मेरे घर पे, तो रामू काका के नाम पे कर दो, ठीक है ना। क्योंकि आप सोचो जो बेनामीदार है, अभी हम कब से क्या बात कर रहे हैं कि एक इंसान है, उसने उसके पास कोई करप्टेड पैसा पड़ा है, वो उसको स्पेंड कर रहा है, लेकिन अपने नाम पे नहीं कर रहा। अब अपने नाम पे नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तुम्हारा पैसा अपने नाम पे करो। क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण लॉ के अगेंस्ट है। चलो, अब तुम किसी और के नाम पे अगर कर रहे हो, तो वो जो कोई और इंसान है, वो जरूर तुम्हारा कोई ट्रस्ट वाला इंसान होगा, जो तुम्हारी इस चीज में तुम्हारा साथ दे रहा है। आप समझ रहे हैं? सो दैट यहाँ पे दो व्यू आते हैं, एक तो या तो बेनामीदार कोई इंसान ही नहीं है और उसके नाम पे टाइट सिर्फ नाम है, दूसरा अगर बेनामीदार के नाम पे प्रॉपर्टी है भी, तो वो बिल्कुल ट्रस्ट रिलेशन पे चल रही है। Eventually, they are developed two loose categories of transaction that were canonically termed as benami, which can be explained through the following examples. Tripartite एंड दूसरा है बायपार्टाइट। बायपार्टाइट का मतलब होता है दो, ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है तीन। अभी पढ़ते हैं क्या। B sells the property to A, the real owner, but the sale deed mentions C as the owner, बेनामीदार। B ने A को प्रॉपर्टी बेची, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने A को बेची, ठीक है। अब मैंने A को प्रॉपर्टी दी, तो ए ने मुझे क्या दिया? पैसा दिया। आप समझो, ए ने इसको क्या दिया? कंसिडरेशन दिया होगा ना, ऐसी थोड़ी ना फ्री में प्रॉपर्टी दे देगा कोई, है ना। तो ए ने पैसा दिया बी को, पर नाम किसका लिखा है प्रॉपर्टी के पेपर पे? सी का। तो सी विल बी कॉल्ड एज अ बेनामीदार। अगर मैम सी ए का बेटा है तो फिर एक्सेप्शन है, आगे बात करेंगे, चिंता मत करो। बट अगर सी इज द पर्सन not very much related to A, why A has given money for C? Maybe you want to hide this money for yourself, maybe you are trying to show the legitimacy of the transaction कि C ने खरीदा है, ठीक है। तो C का नाम है, लेकिन B को पैसे किसने दिए? A ने। तो यहाँ तीन पार्टीज है, इट्स अ ट्राईपार्टाइट व्यू, जहां पे सेल तो हो रही है, पर पैसे देने वाला कोई और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो कोई और। दूसरा है बायपार्टाइट में दो पार्टीज होंगी, नाम से पता चल रहा है। ए ने सेल करी प्रॉपर्टी बी को विदाउट इंटेंडिंग टू पास द टाइटल टू बी। ए ने बी को सेल करी, मतलब बी का नाम है, पर यूज कौन कर रहा है? ए। ऐसा क्यों भाई? नाम ऐसा बेनामीदार क्यों डाला है आपने? जब वो इंसान से तुमने पैसा नहीं लिया, सिर्फ उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, मतलब पैसा नहीं लिया, पैसा तुमने ही दिया है। तो यहाँ तो ये दो इंसान के व्यू से देखा जाता है बेनामी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे तीन इंसान के व्यू से देखा जाता है। द फर्स्ट इंस्टेंस इज द रियल बेनामी ट्रांजैक्शन एंड द सेकंड वाज टर्म्ड एज अ शैम और लूजली बेनामी ट्रांजैक्शन। मतलब कह रहे हैं जो पहला वाला है ना, यही बेनामी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अभी जो मैंने जो कोको वाला एग्जांपल दिया तुम्हें कि कोको ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी रामू काका के लिए। अब भाई कोको ने रामू काका के लिए गाड़ी खरीदी, तो कोको और काका तो दोनों पार्टीज हैं। अभी किसी ने तो खरीदी होगी ना वेंडर से, तो वो थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये ट्राईपार्टाइट नहीं दिख गया तुमको, ठीक है। तो होंडा के शोरूम से या हुंडई की कोई गाड़ी खरीदी, किया की खरीद ली, किया की आती है कोई 10 लाख की? मुझे तो नहीं लगता, पर जो भी है चलो गाड़ी खरीद ली। बट ये जो वेंडर है कोको है और जो काका है, ये तीन पार्टीज हो गए ना, so it's a real benami transaction, right? लूज बेनामी ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें तुमने अपनी प्रॉपर्टी तो किसी के नाम पे कर दी पर पैसा नहीं लिया। तो वाई? मे बी तुम अपनी कोई लायबिलिटी कम दिखाना चाहते हो, या तुम उस प्रॉपर्टी का सोर्स नहीं बताना चाहते हो, राइट? तो वो भी एक शैम ट्रांजेक्शन मानी जाती है, लूजली बेनामी ट्रांजेक्शन मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बेनामी कुछ कह रहे हैं हमारे नाम पे कर दो प्रॉपर्टी, हम रख लेंगे, हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। The preamble of the act reads as under, this is an act to prohibit what? Benami transactions and the right to recover property held benami and for matters connected therewith or incidental thereto। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये बेनामी ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट बिल्कुल करता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को राइट देता है बेनामी प्रॉपर्टी
कॉन्फिस्केट करो, रिकवर कर लो अपने पास, कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना। जब तुम बेनामी बेनामी खेल रहे हो, जो रियल ओनर है वो आ नहीं रहा सामने, जो फिक्टिशियस पर्सन है वो कह रहा है मेरी नहीं है, मैं यूज नहीं करता, तो है किसकी ये प्रॉपर्टी? फिर कहां से है ये प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट कहेगी हम रख रहे हैं, ठीक है। 10 लाख की बीएमडब्ल्यू तो नहीं आती, लेकिन सपोज कोई बीएमडब्ल्यू ले दी है रामू काका को, रामू काका कह रहा है मैं तो गाड़ी चलाता नहीं, और कोको कह रहा है मेरे नाम पे तो है नहीं गाड़ी, इसके नाम पे ही है, ये लाया होगा पैसे कहीं से। यू अंडरस्टैंड? ये अगर संघर्ष चल रहा है तो गवर्नमेंट कहेगी कोई नहीं, बीएमडब्ल्यू हम रखेंगे, we have a right to recover the property, benami property, don't worry. And any matter that is connected or incidental to benami property, वो भी हमारे हाथ में है, वो भी हमारी पावर है। So this act prohibits the benami transactions, and the act also gives the right to the government to recover the property held by benamidar, and all the matters that is connected with or incidental thereto. The original law relating to Benami transaction was laid down in Benami Transaction Prohibition Act 1988. ये तो हमने अभी सुन ही लिया था कि ये इनिशियली 1988 के एक्ट में आया था। The act consisted of only 8 सेक्शन, 8 सेक्शन का ये एक्ट। बताओ क्या काम करेगा ये एक्ट? और ये जो मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि 8-10 सेक्शन के एक्ट नहीं होते, बहुत सारे एक्ट है जो छोटे छोटे होते हैं, पर ये जो मुद्दा है, अगर एक करप्शन जैसे कीड़े को आपको कैसे क्या बोल रही हूँ मैं, करप्शन जैसे टर्माइट को, टर्माइट दीमक, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा एक इकोनॉमी के लिए बहुत गलत होता है। करप्शन की वजह से लोग जो सीधे साधे लोग जो सीधा साधा काम करके पैसा कमा रहे हैं, सोचो उनके लिए कितना बड़ा हिंड्रेंसेस है करप्शन। So corruption is anyway a root cause for a termite for any economy, and corruption जैसी चीज को अगर आपको खत्म करना है, so ये एक्ट कितना बढ़िया एक वेपन की तरह है ना। और ये एक्ट में देखो बेचारे में सेक्शन कितने हैं? 8। 1988 की बात हो रही है। Later it got amended and there was a Benami Transaction Prohibition Amendment Act 2016, which was made up of 8 chapters and 72 sections. This act was divided into 8 chapters and 72 sections. ये लग रहा है कुछ मजबूती है। The amended law empowers the authorities to provisionally attach benami properties which can eventually be confiscated. ये मैंने आपको बताया ही कि 1988 में इतनी बात नहीं करी गई थी about confiscation and recovery of the benami property, but in 2016 it empowered the government to confiscate such property and to recover the amount with respect to any property which is benami, or recover any amount from the transaction which is benami, right? Besides, if a person is found guilty of offense, तो गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई, पहली बात है तुम सीधा साधा काम करो, जहां से पैसा कमा रहे हो उसी से अपना प्रॉपर्टी खरीदो और उसी प्रॉपर्टी से अपने नाम पे लो, ये झोल मत करो। लेकिन अगर तुम ये झोल करते पाए गए तो इसके बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। एंड इफ यू फाउंड गिल्टी ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर कोर्ट द्वारा तुम पाए गए बेनामी ट्रांजैक्शन करते हुए, तो तुम समझ लो एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी विच इज नॉट लेस देन 1 year, which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine which may extend to 25% of the fair market value of the property. 25% उस प्रॉपर्टी का तुम्हें एज अ फाइन देना पड़ेगा। 1 साल से 7 साल की सजा हो सकती है, और ये बीच में एंड लिखा हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि दोनों चीजें आपके ऊपर चार्जेबल हो जाएंगी अगर आप ये सीरियस ऑफेंस करते पकड़े गए। तो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आपको लेजिटिमेट तरीके से बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास। कोई एफडी है, कोई तुम्हारे पास ग्रेच्युटी का पैसा आया है, कोई तुम्हारे पास पीपीएफ का पैसा आया है, अब कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? कोई लॉटरी तुम्हारी लगी है, क्या है? तुम्हें ये सब चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इनफैक्ट आप अपने पैसों को दूसरे के नाम पे, बीइंग अ बेनिफिशियरी, आप बेनिफिशियरी हैं, आप उस चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के नाम पे तुमने बिल फाड़ दिया, तो ऐसा क्यों करा तुमने? दैट्स अ बेनामी ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं भूलेंगे। बेनामीदार वो इंसान है जिसके नाम पे कर दिया ये प्रॉपर्टी। रियल ओनर इज द बेनिफिशियरी, जिसने पैसा दिया है, कंसिडरेशन दिया है, ठीक है ना, जिसने कंसिडरेशन दिया, जो कोको था, कोको ने कंसिडरेशन दिया, राइट? तो कोको ने कंसिडरेशन क्यों दिया? क्योंकि वो इस पैसे को छुपाना चाहता था। और अगर तुम्हें गाड़ी खरीदनी है तो अपने नाम पे लो ना, इफ दिस इज लेजिटिमेट मनी। बट कोको को पता था तो ब्राइब का पैसा है, ब्राइब का पैसा अपने पास तो रख नहीं सकता, तो रामू काका के नाम पे
गाड़ी ले लेता हूँ। द बेनामी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 2016। 1988 वाला कब आया था? टीचर्स डे वाले दिन, 5 सितंबर 1988 में ही आया था, जो ज्यादा बेचारा लाइमलाइट में नहीं रहा, फुस हो गया। और 2016 के अमेंडमेंट जो 1 नवंबर 2016 से इंप्लीमेंट हुआ, अमेंडमेंट एक्ट 2016, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 actually brought life in this act 1988 वाले में, right? Salient features of Benami Transaction Prohibition Act 1988। तो जरा इसके फीचर्स कर लेते हैं कि इस एक्ट में क्या बातें करी गई हैं। इस एक्ट में ये जो देखो, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हाईलाइटेड वाले शब्द ध्यान रखेंगे तो बाकी आप सेंटेंस बना ही लोगे। फीचर्स मैम हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आई डोंट नो, नॉट रियली, आई डोंट फील कि ये पूछा जाएगा, और बड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या है ना, अभी ICSI कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, कुछ भी दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हुए दिखते हैं कि मैम हम इतना मुश्किल पढ़ के गए थे पर इजी गया, इजी क्वेश्चन आ गया, या इजी पढ़ के गए थे मुश्किल आ गया। क्या होता है ना, देखो ICSI का एक पैटर्न होता है, और आप इस पे बिल्कुल गारंटी नहीं कर सकते कि इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। इस चैप्टर से 4 नंबर का भी आ सकता है, अगर ICSI को लगा तो इस चैप्टर से 10 नंबर का भी आ सकता है। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, जब मेरा CS का एग्जाम था, आई नेवर लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दैट टाइम, एंड आई डोंट लाइक इट ईदर टुडे। मुझे अकाउंट्स टैक्स पसंद नहीं है। तो अकाउंटिंग में मेरा जो मुझे याद है, आज भी याद है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बिल्कुल अच्छे से करके गई थी, बहुत पढ़ के गई थी, स्कैनर करके क्वेश्चन करके गई थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मैंने स्कैनर से नहीं करा था, वैसे पढ़ा था, स्कैनर से नहीं करा था। एक होता ना सेटिस्फाइंग तरीके से नहीं करा था कि इससे कम क्वेश्चन आते हैं। मुझे स्कैनर दिया नहीं होता बर्ड आई व्यू, तो उसी बर्ड के आई व्यू को देखते हुए मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी ठीक से नहीं करा था। आप मानेंगे नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी से, जिससे हमेशा आज तक थ्योरी क्वेश्चन आया था, या 4-8 नंबर का, 4-6 नंबर का क्वेश्चन आया था, उससे 20 नंबर का क्वेश्चन आया। सोचो क्या हालत हुई थी। मतलब आज भी आई गेट दैट आइडिया ना, मतलब मेरे को बस आंसू नहीं निकले। तो लेकिन फिर भी आई क्लियर्ड माई एग्जाम, गॉड ग्रेस, बिकॉज बाकी चीजें ठीक कर दी, बट 20 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, वो भी उस चैप्टर के लिए जो तुमने प्रिपेयर नहीं किया था। सो आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये एक्ट नहीं देगा ICSI, फॉरेन एक्सचेंज से दे देगा क्वेश्चन, या पेटेंट कॉपीराइट से ज्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर है, कोई भी एक्ट अगर तुम्हारे कोर्स में है, उसको शुरू से अंत तक पढ़िए। इतना अपना नापिए मत उसको कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा या इससे आएगा, कुछ भी आ सकता है। आपको A to Z सब पढ़ के जाना है। ये आपके 12th के एग्जाम्स नहीं है, आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। सो प्रोफेशनल लेवल पे ही आपको नापा जाएगा, ठीक है ना। कितने बच्चे होते हैं जो अपने दिमाग लगा के, देखो फेल होने के ना 2-3 रीजन होते हैं। एक तो अपनी गणित लगा के जाते हैं, हम तो यही पढ़ के जाएंगे, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, और उसी से आ जाते हैं। पहला गणित फेल हो जाता है। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। अभी आपको टीचर पढ़ा रहा है, टीचर 2 शब्द बता रहा है, आप वही शब्द सुन के बस टूटे शब्द सुन के पहुंच जाते हो, और वही टूटे शब्द जब टूटी लैंग्वेज में लिखते हो तो नहीं मिलते मार्क्स। फिर ये लिख देता है ICSI का चेक करते हुए ऐसे ZERO, यू अंडरस्टैंड, मिलते हैं 0। पता है कितने बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं, मैम देखो हमें पूरा आंसर नहीं आता था, हमने कुछ तो लिखा, तो कुछ मार्क्स तो देने चाहिए ना। क्यों देंगे? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है जो तुम्हारे पेपर चेक कर रहे हैं, पैनल है पूरा जो पेपर चेक कर रहा है तुम्हारा, वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज हो तुम, और तुम ऐसे टूटे शब्द लिख के आ जाओगे तो कैसे मार्क्स दे देंगे तुमको? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पूछा गया बेनामी ट्रांजैक्शन की अथॉरिटीज के बारे में, और तुम फीचर्स लिख के आ जाओगे, तो जो चेकर है वो तुमसे इंप्रेस हो गए, तुम्हें 5 में से 2 नंबर दे देगा, या 6 में से 2 नंबर दे देगा, कि तुमने कहा चलो कुछ नहीं होता, कुछ तो लिखा है? नहीं मिलेगा। तुमसे जो पूछा गया उसको लिखो, वो भी अच्छे से लिखो। So there is a lot of pressure. If you want to become a company secretary, you need to have that pressure in your head. कि ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्टकट से हम कुछ भी लिखाएंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नॉट लाइक दैट। तो इस भ्रम में तो मत रहिए बिल्कुल भी। डिटेल पढ़ाया जा रहा है आपको। ये जो है आपके पूरे स्टडी मटेरियल का, आई एम नॉट पिकिंग अप वर्ड्स। हाँ, हाईलाइट जरूर करें क्योंकि तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरे बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, बट एट द सेम टाइम चार्ट्स करिए, बिल्कुल चार्ट्स करिए, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए। चार्ट्स एग्जाम में बनाकर नहीं आने, टूटे शब्द लिख कर नहीं आने, हमें पूरा लिखना है, ठीक है।
तो बेनामी ट्रांजैक्शन के एक्ट क्या फीचर्स रखते हैं? पहले तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन को डिफाइन करते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, सो दैट एनी ट्रांजैक्शन, एनी प्रॉपर्टी विच कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट कैन बी रिकवर्ड और कॉन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट, राइट? उसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है, वो सब इस एक्ट में ये एक्ट बताता है। ये एक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बताता है आपको कि अगर आप बेनामी ट्रांजेक्शन्स में आएंगे तो आपका क्या अंजाम होगा। क्या अंजाम होगा? अभी पढ़ा ना तुमने, क्या अंजाम होगा? 1 साल से 7 साल की सजा हो सकती है, 25% तक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू का जो 25% होगा उतना फाइन देना पड़ सकता है तुमको। It lays down the procedure for determination and related penal consequences in case of a prohibited benami transaction, कि क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अथॉरिटी कॉन्फिस्केट करेगी प्रॉपर्टी, क्या चीजें चलेंगी, वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बता रहा है। सिविल कोर्ट की जो पावर्स होती है वही अथॉरिटीज की पावर, आप आगे पढ़ोगे। मिसलेनियस प्रोविजन बताता है कि कैसे नोटिस जाएगा, कैसे आप प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन ले सकते हो, गुड फेथ में है, ये सारी चीजें प्रोविजन इस एक्ट में बताता है दैट हाउ द अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू द पर्सन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू मेक रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट to designate one or more court of session as special court or special courts for the purpose of this act। तो यहाँ कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पीडी रिड्रेसल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन। उसमें स्पेशल कोर्ट बनाया है कि इस कोर्ट को हम पावर देते हैं टू टेक अप द केसेस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शंस, ताकि वो एक स्पीडली तरीके से रेजोल्यूशन आ सके, रिड्रेसल हो सके। ये एक्ट पेनल्टी देता है बेनामी ट्रांजैक्शंस की, पनिशमेंट देता है फॉर फर्निशिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। इट प्रोवाइड्स ट्रांसफर ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन पेंडिंग इन एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल बिफोर द अथॉरिटी टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे अपील होती है, कैसे ट्राइब्यूनल्स को अप्रोच करते हैं, कैसे कोर्ट का प्रोसीजर है, सब आगे पढ़ा जाएगा। और यहाँ कह रहा है ये एक्ट बताता है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अगर जा रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। सो ये एक्ट जैसे एनी कोई भी एक्ट जैसे बताता है पेनल्टी प्रोविजंस और प्रोसीजरल एंड अथॉरिटीज की पावर्स, वैसे ये एक्ट भी अपने बेनामी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशंस देता है, अथॉरिटीज के बारे में बताता है, कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, पेनल्टीज बताता है, पेनल प्रोसीजर्स बताता है, रूल्स बताता है, पावर्स बताता है गवर्नमेंट की क्या है, ये सारी चीजें एक लाइक एनी अदर एक्ट ये इसके फीचर्स हैं। Then we have definitions. So let's talk about the definitions, students. उसके बाद हम लोग बाकी जो अथॉरिटीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन पहले हम डेफिनेशंस खत्म करते हैं। आज हमने इस एक्ट के बहुत ही बेसिक्स के बारे में बात करी है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, स्कीम एंड डेफिनेशंस। So let's talk about attachment. Attachment means prohibition of transfer, conversion, disposition or movement of property by an order issued under the act. So अगर आपके अटैचमेंट का मतलब है तो कोई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई ये चीज नहीं होगी या ये चीज कन्वर्ट नहीं होगी, मूव नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, दैट्स अटैचमेंट। बेनामी प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एक सब्जेक्ट मैटर है बेनामी ट्रांजेक्शन का। बेनामी ट्रांजेक्शन में क्या करा तुमने? ऐसी ट्रांजेक्शन करी जिसमें पैसा स्पेंड करा, नाम किसी और का दे दिया, बेनामीदार, ठीक है। तो वो जो ट्रांजेक्शन तुमने करी उसका जो भी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व थी, चाहे वो मूवेबल थी या इमूवेबल थी, वो बेनामी प्रॉपर्टी में आता है। इनफैक्ट इट इंक्लूड्स द प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। प्रोसीड्स मतलब जैसे कोई घर ही है, उस घर का जो रेंट आ रहा है वो प्रोसीड्स हो गए उस प्रॉपर्टी के, तो वो भी बेनामी प्रॉपर्टी में ही आएगा, राइट। बेनामीदार कौन है? ये ऐसा पर्सन है या फिर फिक्टिशियस पर्सन भी हो सकता है बेनामीदार। बेनामीदार एक जिंदा चलता फिरता इंसान भी हो सकता है, जैसे रामू काका, या फिर कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो बेनामीदार में आएगा। इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर और हेल्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। तो एक इंसान है, अपना नाम दे दिया, हाँ भैया मेरे नाम पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं करा मेरे माँ बाप ने, तुम एक बेनामी प्रॉपर्टी कर दो तो तुम बेनामीदार कहलाए जाओगे। ऐसा इंसान जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिक्टिशियस नेम है, वो भी बेनामीदार कहलाया जाएगा। बेनामीदार वो है जिसके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी है। बेनिफिशियल ओनर कौन है? यही तो वो कल्परेट है पर्सन जो अपनी आइडेंटिटी वेदर नोन और नॉट नोन, जो अपने बेनिफिट के लिए बेनामी प्रॉपर्टी बेनामीदार को दी है, ठीक है ना। बेनिफिशियल ओनर। अच्छा मैम, बेनिफिशियल ओनर के साथ क्या होगा? आगे बात करेंगे इस एक्ट में क्या होगा। इसी को तो पकड़ा जाएगा कि तुमने क्यों करा है ऐसा, बेनामी प्रॉपर्टी क्यों एक पर्सन के नाम पे क्यों ये प्रॉपर्टी दी तुमने, क्यों तुमने बेनामी ट्रांजेक्शन करी।
या अगर ये इंसान पकड़ा गया बेनिफिशियल ओनर, कभी कभी ये पकड़ा ट्रेसेबल भी नहीं होता, तभी वो बेनिफिशियल ओनर तो रहेगा ना। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है? इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी मीन्स द प्राइस दैट प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरली फेच, मतलब इन ओपन मार्केट जब वो प्रॉपर्टी सेल होगी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। वेयर द प्राइस रेफर टू इन सबसेक्शन is not ascertainable, such price may be determined in accordance with the manner as may be prescribed। अभी कह रहे हैं कि देखो फेयर मार्केट वैल्यू होता है कि वो उस प्रॉपर्टी की जो एक फेयर मार्केट वैल्यू है, जिस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का जो एक मार्केट प्राइस है कि वो किस प्राइस पे वो प्रॉपर्टी एक्सचेंज होती है एक मार्केट में, ठीक है। अगर वो निकालना मतलब नहीं निकाल पा रहे हो तो एक किसी और तरीके से आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। देन वी हैव बिनामी ट्रांजेक्शंस। बिनामी ट्रांजेक्शंस को ब्रॉडली 4 पार्ट्स है इसके, यहाँ पे ब्रॉडली और 3 पार्ट्स आपको बताए गए हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी फिक्टिशियस नाम पे हो रही है, तुम्हारे नाम पे ना रह के किसी और के नाम पे कर रहे हो, दैट इज अ बिनामी ट्रांजेक्शन। ओनर हैज ऑफ द प्रॉपर्टी हैज नो नॉलेज। जैसे तुम घर पे बैठे हुए हो, तुम्हारे पास ना तुम्हारे पास एक ऑफिसर आता है, पुलिस ऑफिसर, और कहते हैं सर ये एरिया में गोवा में एक प्रॉपर्टी है तो आपके नाम पे है। आप तो पहले खुश हो जाओगे, गोवा पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम पे है, ऐसा कैसे? तो लेकिन खुशी खत्म हो जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि पुलिस ऑफिसर कहेगा कि ये भाई तुम्हारे नाम पे कैसे है प्रॉपर्टी, कहाँ से खरीदी तुमने प्रॉपर्टी, तुम तो सीएस बने भी नहीं हो, अभी पढ़ रहे हो, वो भी ऑनलाइन क्लास लेते हो तुम, हमें पता है, लेकिन तो तुम ये प्रॉपर्टी कहाँ से ले ली तुमने गोवा से, गोवा में। तो यूल बी लाइक कि आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस प्रॉपर्टी, हाउ कम? तो आपने कहा, आपने जब पेपर्स देखे आपको और हैरानी हुई, आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, आपके साइन हुए हुए, आप देखते हो ना आजकल कितनी फॉर्जरी होती है, तो आप बड़े हैरान हो इस चीज को लेके कि भाई ये क्या हुआ है, मेरे नाम पे तो नहीं है। तो पहले तो पुलिस को शक होगा कि भाई शायद तुम ही कुछ छुपा रहे होगे, ठीक है। लेकिन जब पुलिस को लगा कि नहीं और लेजिटिमेट पर्सन और तुम्हारे नाम पे नहीं है, किसी ने तुम्हारे साथ खुद फॉर्जरी कर दी है, तो दैट इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन। पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन, वो ट्रेस ही नहीं हो रहा, चांद पे चला गया रहने, मतलब ट्रेस नहीं हो रहा, ट्रेसेबल नहीं है वो इंसान, तो वो बेनिफिशियल ओनर है, उसने पैसा दिया था और गायब हो गया वो इंसान। You understand? So that transaction will be बेनामी ट्रांजेक्शन। एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन के एक्सेप्शंस क्या हैं। मतलब अभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऐसी ट्रांजेक्शंस जो जिसमें आप पैसा दे रहे हो किसी और के नाम पे, दैट्स अ बेनामी ट्रांजेक्शन। पर्सन जो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो उसको पता ही नहीं, he has no knowledge of this, तो फिर ये फॉर्जरी हुई है, बेनामी ट्रांजेक्शन हुई है। और जो रियल ओनर है, बेनिफिशियल पर्सन है, वो भी ट्रेसेबल नहीं हो रहा, तो ये बेनामी ट्रांजेक्शंस में आएंगी, ठीक है। Property is held by a member of HUF for the benefit of HUF and the consideration is paid from the known sources of income of HUF। चलेगा। अभी HUF में आपने सुना ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, who is the head of the family? कर्ता, right? So कर्ता is taking the property in the name of his other members। कर्ता में हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके बेटे और बेटे के बच्चे होते हैं, तो कर्ता ने कंसिडरेशन दिया HUF के नोन सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा खर्च करके अपने बेटों के नाम पे प्रॉपर्टी ली। ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोर्स पता है ना, देखो लिखा है ना नोन सोर्स, नोन सोर्स है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। A person who holds the property in a fiduciary capacity for another person। जैसे क्या है ना, एक इंसान है वो इंडिया के बाहर जाके रह रहा है, लेकिन उसने अपने नाम अपने किसी ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी नाम कर दिया एज अ ट्रस्टी, या एक फिड्यूशियरी पोजीशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। सो इन दैट केस डिपॉजिटरीज में होता है चीज कि जब डिपॉजिटरीज एक्ट आपने सुना होगा, उसमें भी बेनिफिशियरी होते हैं। डिपॉजिटरीज एक्ट में होता है जब कंपनी डीमैट में अपने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट करती है, तो उस समय जो होल्डर होते हैं शेयर्स के, उनके नाम पे ना रखे, डिपॉजिटरी के नाम पे होते हैं शेयर्स, तो ये भी अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। सो दैट्स एक्सेप्शन। Then you have an individual holding property in the name of his spouse। आ गई ना spouse, या आ गया ना spouse, child आ गया ना, and the consideration is paid from the known sources of the individual। मतलब अभी क्या है ना कि एक जैसे मैंने बोला, मैं अपने हस्बैंड से 10th एनिवर्सरी पे उसको बोलूंगी कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, ठीक है। तो अब क्या है ना
ये जो प्रॉपर्टी मैंने बोला, अभी उन्होंने जिस सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टी खरीदी और वो लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम है तो बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर उन्होंने किसी ऐसे सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टी खरीदी जो इलेजिटिमेट है या गलत है या नोन नहीं है, तो यहाँ पे दैट विल बी बेनामी ना। इंडिविजुअल होल्डिंग प्रॉपर्टी जॉइंटली विद ब्रदर, sister or linear ascendant or descendant and where the consideration is paid from the known sources of individual। बार बार देखो लास्ट लाइन में यही बोल रहा है, that is the source of the income is known to the individual। तो जो इंसान अपने भाई बहन के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहा है, linear ascendant descendant के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहा है, और जो इंसान पैसा दे रहा है उसका नोन सोर्स ऑफ इनकम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट। सो यहाँ देखिए, अभी बच्चों को ना ये भी घबराहट होती है, मैम क्या ये एग्जाम में हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लिखनी पड़ेगी। आई वुड नॉट गिव अ डिस्क्लेमर अबाउट इट, बट आई कैन गिव यू अ लिटिल एश्योरेंस कि डेफिनेशंस तो नहीं पूछी जाती, लेकिन करनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आपने देखा है आजकल आईसीएसआई का पैटर्न केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं वेयरइन दे आर गिविंग यू अ सिचुएशन, ए ने ऐसे करा, बी ने ऐसे करा, तुम बताओ ये बेनामी ट्रांजेक्शन है या नहीं। तो पता होने के लिए डेफिनेशन पता तो होनी चाहिए ना, क्लैरिटी तो होनी चाहिए हमको। ट्रांजेक्शनल अरेंजमेंट, बेनामी ट्रांजेक्शन क्या है? एक ऐसी ट्रांजेक्शन या ऐसी अरेंजमेंट जिसमें a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided by another person. So that's a Benami transaction. The property is held for the immediate or future benefit, direct or indirect, of the person who has provided the consideration. तो यहाँ कह रहे हैं बेनामी ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट है जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है दूसरे के नाम पे, कंसिडरेशन किसी और ने दी है, और वो जो कोई और है वो उस प्रॉपर्टी का इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट लेगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। तो ऐसी ट्रांजेक्शंस बेनामी ट्रांजेक्शंस मानी जाएंगी, और ऐसी प्रॉपर्टी जो इस पैसे से खरीदी गई है वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, राइट। एक्सेप्शंस स्टूडेंट्स हमने अभी बात करी है, कर्ता मेंबर ऑफ एचयूएफ। अच्छा देखो, कर्ता मेंबर ऑफ एचयूएफ कंसिडरेशन दे रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है दूसरे के नाम पे, लेकिन यूज खुद कर्ता कर रहा है एचयूएफ के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट एक्सेप्शन है, बिकॉज कर्ता क्या करेगा बेचारा, उसको अपनी एचयूएफ चलानी है, तो फंड्स यहां से लेके प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे लेके बेनिफिशियरी तो बनना पड़ेगा ना, तो बट दिस इज एक्सेप्शन। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, जिसमें मैंने आपको बताया, लाइक ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, डिपॉजिटरीज एक्ट में, तो ये सारे क्या है? एक्सेप्शंस है। एनी पर्सन द नेम ऑफ स्पाउस, नेम ऑफ द चाइल्ड विद नोन सोर्सेज ऑफ इनकम allowed, name of brother, sister, linear ascendant, descendant, अपने ही आगे वाले आने वाले लोगों के नाम पे आपने प्रॉपर्टी ली है, पैसा आपने दिया और नॉन सोर्स ऑफ इनकम से दिया है, नो प्रॉब्लम, दैट्स एक्सेप्शन, नो प्रॉब्लम। लॉ कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, बट लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, नॉन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ऐसी ट्रांजेक्शन विच इज कैरिड आउट इन फिक्टिशियस नेम, जैसे एक्स परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाई, जो एग्जिस्ट नहीं करता, बेनामी ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट जिसमें जो प्रॉपर्टी है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो अवेयर ही नहीं है, अच्छा मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी है, अच्छा मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे नाम पे 2-3 प्रॉपर्टी है, गोवा में, केरला में, बॉम्बे में, इतनी बड़ी बड़ी जगह है ना, बॉम्बे में प्रॉपर्टी होना, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है बॉम्बे में, एक स्क्वायर फीट की जगह इतनी महंगी है, सोचो तुम्हारे नाम पे एक बेनामी प्रॉपर्टी निकल जाए, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमको, है ना। हम बनना चाहते हैं कंपनी सेक्रेटरी और पहले हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाए, नो नो नो, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सो लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी जहां पे कंसिडरेशन देने वाला ही फिक्टिशियस है, ट्रेसेबल ही नहीं, कौन भगवान का इंसान आके पैसे देके चला गया, हमारे नाम पे प्रॉपर्टी करके चला गया, ये तो मैम कोई भगवान ही करके गए होंगे। हम भगवान से रोज मन्नत मानते थे हमारे नाम पे एक प्रॉपर्टी हो जाए, घर हो जाए, बंगला हो जाए, तो लगता है भगवान यहाँ के देके चले गए होंगे पैसे, ट्रेसेबल नहीं है वो इंसान। तो लॉ कहेगा भाई हाँ, अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है पैसे कौन देके गया है एंड तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी निकली, ये क्लियरली बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी, और हम इसको कॉन्फिस्केट करेंगे। तो सपने गए पानी में, ओके। Firm shall have the same meaning as Indian Partnership Act and LLP will have the same meaning as LLP Act. Partner shall have the same meaning as per Indian Partnership Act. Any person who being a minor has been admitted
to the firm, benefit of the firm, that will also be considered as a partner. A partner of LLP which is formed as per LLP Act, that is also considered as partner. कह रहे पार्टनर की डेफिनेशन हम नहीं बता रहे, पार्टनर की डेफिनेशन में आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लीजिए और LLP के पार्टनर की डेफिनेशन के लिए LLP एक्ट पढ़ लीजिए. Then we have partnership and property. Partnership shall have the same meaning जो Indian Partnership Act में है, LLP का have the same meaning जो LLP Act में है. Person shall include here individual, HUF, company, firm, association of person, body of individual, चाहे वो incorporate है या नहीं. Every artificial judicial person not falling under the category ऊपर वाली, तो वो भी person की definition में आता है. प्रॉपर्टी जो आप आगे शब्द सुनेंगे उसकी डेफिनेशन क्या है जरा पढ़ लीजिए. एनी काइंड, चाहे मूवेबल हो, हमने एग्जांपल लिया ना गाड़ी का, इमूवेबल हो, मैंने एग्जांपल लिया ना घर का, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो. टैंजिबल इंटैंजिबल क्या होता है? टैंजिबल विच कैन बी सीन, इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन. टैंजिबल मतलब ऐसी चीज जो दिख सकती है, आपने उसके वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम पे कर दी, सो दैट इज बेनामी प्रॉपर्टी. Intangible मतलब which cannot be seen, like goodwill, right? Corporeal, incorporeal, corporeal मतलब that is something that is registered. Incorporeal मतलब something that is not registered. Interest, legal document, evidencing title or interest in any property, or where the property is capable of conversion of any other form, then property in the converted form is also the property. समझ रहे हैं? जैसे शेयर्स है, ये कन्वर्टेबल शेयर, आपने इनको कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर्स में, तो ये डिबेंचर भी ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा. ऐसा इतना झोल नहीं कर सकते कि पहले बेनामी प्रॉपर्टी शेयर फिर उसको कन्वर्ट कर लिया. नो. तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड एंड अप है और बोल रहे हैं कि टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, कॉर्पोरियल हो, इनकॉर्पोरियल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, सारी प्रॉपर्टी इस एक्ट में प्रॉपर्टी मानी जाएंगी. इनफैक्ट द प्रोसीड्स फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी. ट्रांसफर में सेल परचेज, टाइटल ट्रांसफर इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर. प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस, तो हम ये बात करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम ये भी बात कर लेते हैं. अथॉरिटीज ज्यूरिसडिक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना. चलिए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन. एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, नो पर्सन शैल एंटर इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन. और अगर एंटर करा तो पढ़ो आगे. Section 3 subsection 2 provides that whoever enters into Benami transaction shall be punishable with the imprisonment which may extend to 3 years or fine or with both. ठीक है, तो अगर आप बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ एनी करप्टेड माइंड और एनी बोलते हैं ना, आपका क्या बोलते हैं, कौन सा मोटिव होता है, एक तो मेरे दिमाग से ना शब्द निकल जाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है. वो ऐसा होता नहीं, ऐसी फीलिंग आती है, अरे वो क्या शब्द है, मैलाफाइड इंटेंशन से अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, वेयर एनी पर्सन एंटर्स इनटू एनी बेनामी ट्रांजैक्शन ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ बेनामी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 शैल बी पनिशेबल एज पर द चैप्टर 7. कितने चैप्टर बताए थे मैंने तुम्हें अमेंडमेंट एक्ट में? कितने बताए थे? 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 72. तो 72 सेक्शंस है. सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा लॉजिक नहीं है. कुछ बच्चे बेचारे इतने भोले और शरीफ होते हैं ना, वो लॉजिक लगा लेंगे, वो कहेंगे कि हर एक्ट में जितने चैप्टर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो उतने सेक्शन होंगे. प्लीज, ऐसा नहीं है. 8 चैप्टर 72 सेक्शन है इस एक्ट में, और 7वें चैप्टर में पेनल्टीज बताई गई हैं. चैप्टर 7 डील्स विद ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन. इट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. अभी आपने पढ़ा, ही शैल बी punishable with rigorous imprisonment for term not less than 1 year, which may extend to 7 years, and with a fine which shall also be extend to 25% of the fair market value of the property. अब स्टूडेंट्स एक बात सुनो, जरा इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, इसको जरा ध्यान रखिएगा. क्या होता है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन को लेके कोई एक्ट आया, मतलब कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, हमें कंक्लूड करना है उस आंसर को. तो मैं जनरली बच्चों को बोलती हूँ कि कंक्लूजन, अगर वो क्वेश्चन कोई हाइपोथेटिकल केस या सिचुएशन या केस स्टडी बेस्ड नहीं है, कोई नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है, अंत में तुम्हें इस एक्ट से जुड़ी पेनल्टी अगर लिखनी है, प्लीज ये ध्यान रखिए. पहले भी मैंने तुम्हें ये बताया, दूसरी बार बता रही हूँ, आगे भी आएगा, तीसरी बार. ये 3 बार ये पेनल्टी सुन चुके हो, प्लीज इसको याद रखना. टोटल 8 चैप्टर्स हैं इस एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में, जिसके 7वें चैप्टर्स में ऑफेंसेस प्रोसिक्यूशन है. एंड बोल रहे हैं एनी पर्सन हु इज liable to the offense, anybody who is guilty of this offense shall be punishable with the imprisonment which is 1 year, may extend to 7 years, or with a fine, and with a fine which shall be the
25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। प्लीज ये बातें याद रखना क्योंकि ये आपको लिखने पड़ सकती है। और एंड जस्ट इमेजिन द मोमेंट यू क्लोज द आंसर विद सच फैक्ट्स, तो कितने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। तो मार्क्स गेन करने के लिए याद तो रखना पड़ेगा, देखो कोई शॉर्टकट नहीं है। Then we have prohibition of the right to recover property held benami. It provides that section 4 बात कर रहा है no suit, claim or action to enforce any right in respect of any property held benami against the person whose name the property is held or against any other person shall lie by or on behalf of a person claiming to be the real owner of such property. यहाँ पे लॉ कह रहा है सेक्शन 4 में कि भाई तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी है बेनामी प्रॉपर्टी, तुम प्रूफ तो कर पा नहीं रहे हो कि पैसा कहाँ से आया था, ये बेनामी प्रॉपर्टी, तुम बेनामीदार हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया था। तो कोर्ट कह रहा है, गवर्नमेंट लॉ कह रहा है कि तुम अपने राइट को एनफोर्स नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट फाइल एनी सूट, क्लेम और एक्शन टू एनफोर्स योर राइट फॉर एनी सच प्रॉपर्टी विच इज डिक्लेयर्ड एज बेनामी प्रॉपर्टी। कोई डिफेंस भी मत लेना क्योंकि तुम ऑलरेडी गलत काम कर चुके हो, तुम ऐसी बेनामी ट्रांजैक्शन में आए हो जो प्रोहिबिटेड एज पर द एक्ट, और उसके लिए आप अपना कोई डिफेंस नहीं दे सकते अपने राइट को लेके, वेदर अगेंस्ट एनी पर्सन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, चाहे वो इंसान जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है या वो इंसान जो क्लेम कर रहा है कि मैं रियल ओनर हूं। तो भाई ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रूफ हो चुकी है, बेनामी प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। अब आप ये ना सूट, एक्शन, क्लेम एनफोर्स कर सकते हो अपने राइट को, ना ही कोई डिफेंस दे सकते हो अपने राइट को लेके। प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी इज लायबल टू कॉन्फिस्केशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है एज पर सेक्शन 5 कि वो बेनामी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय बेनामीदार। ऑफ कोर्स बेनामीदार हो आप, आपके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी है, आप बेनामी प्रॉपर्टी आप इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आपने वो कंसिडरेशन नहीं दी, ठीक है, किसी और ने कंसिडरेशन दी और उस इंसान को सोर्स प्रूफ नहीं कर पा रहा उस पैसे का, तो ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी हो गई, बेनामी ट्रांजैक्शन हो गई है। यू आर बेनामीदार एंड नाउ यू शैल नॉट रीट्रांसफर द बेनामी प्रॉपर्टी held by him to beneficial owner or any other person acting on his behalf। तो बेनिफिशियल ओनर को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। When the property is retransferred, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, null and void, वो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कैसे, अभी सुनो, जैसे रामू काका थे, अभी ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। एग्जाम्पल सुनो, रामू काका थे, रामू काका ने क्या करा, उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने एक मेरे गांव में एक बंदा रहता है, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है घनश्याम, उसके नाम में मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। अरे भैया तुम बेनामीदार हो, तुम्हारे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है कि बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत हुई है, तो बिल्कुल तुम अब ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर रीट्रांसफर नहीं कर सकते हो एज पर सेक्शन 6। और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 5 इसको कॉन्फिस्केट कर लेगी, एज पर सेक्शन 4 आप इस राइट को एनफोर्स नहीं कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। As per section 3, that's a prohibition on the transaction, and the chapter 7 of this act is telling you about the penalty. As per section 2, we have done the definition. As per section 1, we have talked about the extension of this act, that is extending to whole of India. अब एक बात बताइए, हमने इस एक्ट के कमेंसमेंट, डेफिनेशन, सेक्शन 3, प्रोहिबिशन, सेक्शन 4, 5, 6 के बारे में बात कर ली है। आगे जो अथॉरिटीज है जो इस एक्ट में को गवर्नेंस करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको बेनामी ट्रांजैक्शंस क्लियर है अच्छे से, देख रहे हो। अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या ड्राइंग लग रही है ना, क्या करें, टीचर्स को ड्राइंग करनी पड़ती है ना पढ़ाने के लिए, ऐसे से कुछ तो ड्रॉ करना पड़ता है। देखो अभी पता है क्या है, एक बार मैंने सोचा था कभी आई थिंक किसी और चैप्टर में, शायद कोपरा में, मैंने सोचा था कि ये टेबल ना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी बच्चों के लिए। इसका पीपीटी नहीं बनाती हूँ मैं एक चार्ट था शायद कोपरा में, मुझे याद नहीं आ रहा, यही कमीशन वाला ही था, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। फिर मुझे बच्चों पे तरस आया, मैंने कहा बच्चों को समझ नहीं आएगा मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं ये लाइन्स ड्रॉ कर लूँ वही ठीक है, लेकिन तो बेचारों को मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आएंगी, सोचते रह जाएंगे मैम ने क्या लिखा है क्या लिखा है, राइट। चलिए, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, प्लीज स्टडी हार्ड, इसको रिवाइज करिए, बिना रिविजन के आगे का तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अथॉरिटीज कैसे समझोगे जब तक मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। तो पहली क्लास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई दैट वी कंप्लीट द चैप्टर, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।